हेलो स्टूडेंट, आई होप कि आप सभी की पेट की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी क्योंकि आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ था। तो अभी आपके पास 1 से 1.5 महीने का टाइम है। तो आप तैयारी कर रहे होंगे अच्छे से और रिवीजन और क्वेश्चन लगा रहे होंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लीज़ देखें। तो इसी क्रम में मैं आपके लिए रिवीजन सीरीज़ लेके आई हूँ जिसमें हम सिलेबस में टॉपिक वाइज चीज़ों को कवर करते हुए चलेंगे, रिवाइज करते हुए चलेंगे। तो आपका जो पहला टॉपिक है हिस्ट्री के अंतर्गत जो सिंधु घाटी की सभ्यता ये दिया हुआ है ना, तो आज मैं आपको सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में बताऊंगी। मैक्सिमम फैक्ट मैं इसमें कवर करने की कोशिश करूंगी। हम 100% तो नहीं बोल सकते हैं, 90% ऑफ द फैक्ट मैंने इसमें पूरा कवर किया है। जैसे सिलेबस में लिखा हुआ है सबसे नीचे कि NCERT के बुक तक का, मतलब आपका जो एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल होगा वो NCERT लेवल का ही होगा। तो मैंने NCERT बुक से ही मतलब चीज़ों को कवर किया है और भी बहुत सारी चीज़ों से कवर किया है ताकि आपका इधर उधर ना जाए, बिल्कुल भी सिलेबस के अंतर्गत रहे, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ने लगते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी बातें हो गई। सिंधु घाटी की सभ्यता, इसको हम सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहते हैं, मतलब इसके पीछे कुछ तो बात होगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल पहले मैं दूंगी आपको। हम अभी जिस टाइम में रह रहे हैं ये एक शहरी टाइम है। हमारे पास सारी टेक्नोलॉजी की चीज़ें हैं, हम सब कुछ अच्छे से यूज कर सकते हैं। एक टच से हम फ़ोन पे बात कर ले रहे हैं, ये सारी टेक्नोलॉजी हमारे पास है। तो 2400 ईसा पूर्व, उस ज़माने में 2400 ईसा पूर्व के टाइम में ये एक ऐसे ये लोग रहते थे जो नगरीय सभ्यता को जानते थे। मतलब इनका जो रहन सहन था, इनके जो घर का तरीका था, घर बनाने का तरीका था, जल निकासी जो सिस्टम था, ये सारी चीज़ें एकदम शहरी तरीके से थी। मतलब सब कुछ अच्छे से अरेंज था, तो इसलिए इसको नगरीय सभ्यता कहा जाता है। ठीक है। और सिंधु घाटी की सभ्यता इसलिए क्योंकि ये सिंधु नदी के पास है। अब हम जानते हैं इसके बारे में और चीज़ें। ये हमारा इंडिया है और यहाँ ये पाकिस्तान है। देखिए ये इतना जो एरिया है मैप में आपको दिख रहा होगा, मैंने उतना ही स्टेट मेंशन किया है जिनका सिंधु घाटी सभ्यता से लेना देना है। तो ये सारे जो स्टेट हैं, ओके, ये स्टेट जो हैं ये स्टेट ये सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे इनके साक्ष्य मिले हैं। कैसे, अब हम देखते हैं। 1 मिनट। आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए, ये सबसे ऊपर मैंने लद्दाख लिखा हुआ है। ये जम्मू कश्मीर है, ये जम्मू कश्मीर है। यहाँ हिमाचल प्रदेश है, ये पंजाब है, ये उत्तराखंड है, यूपी है, हरियाणा है, राजस्थान, गुजरात और एमपी और महाराष्ट्र। मैं आपको मैप इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मैप से चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं, समझना बहुत ईजी हो जाता है कि क्या क्या है। ठीक है। तो हम देखते हैं आगे क्या है। देखिए ये जो पूरा एरिया है, 1 मिनट, ये जो पूरा एरिया है ये सिंधु घाटी का पूरा एरिया है। ठीक है। यहाँ जो है ये पाकिस्तान है और ये इंडिया है। इनके जो उस टाइम में तो ऐसा कुछ पार्टीशन था नहीं, तो ये लोग आराम से रहते थे। जैसे अब ये नहीं था कि ये पाकिस्तान है, यहाँ पे ये रहेगा, यहाँ पे इंडियन है तो यहाँ पे ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। तो उस ज़माने में तो पार्टीशन जैसी कुछ चीज़ थी नहीं, इसलिए हमें यहाँ पे इनके साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है। और यहाँ पे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये 2 सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत इम्पॉर्टेंट शहर हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट जगह है, एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए हैं। तो ये हमको पाकिस्तान में देखने मिलते हैं। ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं इसके बारे में। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं देना चाहती थी। तो सिंधु घाटी की सभ्यता 1921 के टाइम में राय बहादुर दयाराम साहनी जो थे, उन्होंने इसकी खोज की थी। ठीक है। तो इसकी खोज बहुत पहले ब्रिटिशर्स के टाइम में हुई थी, पर ऑफिशियल लेवल पे जो राय बहादुर दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। ओके। क्या माना जाता है इसको, ये 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक यहाँ के लोग निवास करते थे। उसके बाद इनका पतन हो गया, कुछ कारण है जिसकी वजह से इनका पतन हो गया। ये कैसा युग था, तो ये कांस्य युग था। क्यों? क्योंकि ये लोग तांबे का यूज करते थे। ये आद्य ऐतिहासिक था। आद्य ऐतिहासिक का मतलब है
कि इनका जो साक्ष्य मिला है आज तक, चाहे लिपि है, चाहे कोई भी चीज़ें ऐसी मिली हैं, उनको हम पढ़ नहीं पाए हैं आज तक। मतलब उसको कोई पढ़ नहीं पाया कि हाँ ये क्या लिखा हुआ है, तो उसको इसलिए आद्य ऐतिहासिक बोला जाता है। ठीक है, अब ये देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ इसका विस्तार अगर हम देखें तो सबसे नॉर्थ साइड में सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे नॉर्थ साइड हमारा जो देखने मिलता है वो जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है। मतलब सिंधु घाटी का विस्तार हमारे इंडिया में सबसे उत्तर दिशा में जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है। वहाँ एक मांदा करके जगह है जो कि चिनाब नदी से होके चिनाब नदी के पास है। क्वेश्चन क्या बन सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी छोर, सबसे उत्तरी विस्तार कहाँ पे है इंडिया में, तो वो है जम्मू कश्मीर का मांदा। ठीक है, और मांदा किस नदी के किनारे है, ये भी कभी कभी पूछता है, तो ये चिनाब नदी के किनारे है। ठीक है, तो ये उत्तरी छोर हो गया। चलिए अब हम दक्षिणी छोर की बात करते हैं। तो हमारे इंडिया में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी विस्तार कहाँ पे है, तो ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में दाइमाबाद एक जगह है जो कि गोदावरी नदी के किनारे है। तो आपको उत्तर में विस्तार पता चल गया और दक्षिण में विस्तार पता चला गया। ठीक है, अब हम वेस्ट साइड में देख लेते हैं, मतलब कि पश्चिमी विस्तार हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का। तो ये है आलमगीरपुर जो कि हिंडन नदी के किनारे है और ये यूपी में है। ओके, और ये हो गया, ये उत्तरी विस्तार हो गया, ये पश्चिमी हो गया और ये दक्षिणी हो गया। अब पूर्वी विस्तार कहाँ पे है इसका, तो इसका पूर्वी विस्तार यहाँ सुक्तांगडोर, ये देखिए, ये इंडिया में नहीं है, ये सबसे पूर्वी विस्तार इसका बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान में। ओके, हाँ, बलूचिस्तान में पाकिस्तान में है। ठीक है, किस नदी के किनारे है, तो दास्क नदी के किनारे। तो मैंने अभी आपको क्या बता दिया कि इसका एक बार आप विजुलाइज करिए कि मैप है, उसमें सबसे उत्तरी जो है वो क्या है, सबसे उत्तर में हमको क्या देखने को मिलता है, मांदा एक जगह है जो कि कहाँ पे है, चिनाब नदी के किनारे है। और सबसे दक्षिणी में क्या है, दाइमाबाद है जो कि महाराष्ट्र में है और गोदावरी नदी के किनारे है। फिर सबसे पश्चिमी में क्या है, तो आलमगीरपुर है जो कि हिंडन नदी के किनारे है। और सबसे पूर्व में क्या है, तो वो सुक्तांगडोर है जो कि बलूचिस्तान में है, हमारे इंडिया में नहीं है, पाकिस्तान में है, दास्क नदी के किनारे है। तो ये हमने विस्तार कंप्लीट कर लिया। ओके, अभी हम चलते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को आखिर हमने नगरीय सभ्यता क्यों कहा, मतलब उस ज़माने में कैसे कोई नगरीय व्यवस्था, क्या चीज़ ऐसा हमने देखा था इसमें कि ये नगरीय व्यवस्था मानी जाती है। तो पहला तो इसका है ग्रीड पद्धति। ठीक है, ग्रीड पद्धति था, मतलब कि वहाँ पे जो भी घर बनाए गए थे, जो भी वहाँ पे स्नानागार बनाए गए थे, वो सारे के सारे ग्रीड पैटर्न में थे। मतलब एक दूसरे को राइट एंगल पे काटते थे, मतलब सब कुछ एकदम व्यवस्थित था। जैसे अभी हमारे घर देखने को मिलते हैं कि ये आयताकार है या फिर वर्गाकार है, फिर यहाँ से मतलब पूरी मैपिंग, जैसे हम आज देखते हैं ना मैपिंग, वैसे उस टाइम में पूरी मैपिंग के हिसाब से वो लोगों ने घर को बनाया था। ठीक है, और इसको हम नगरीय सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि ये यहाँ बहुत बड़ा स्नानागार, मतलब उस ज़माने में वो लोग बाथरूम का यूज करते थे, वो लोग स्नानागार बनाते थे। तो वो लोग एक तरह से नगरीय व्यवस्था को ही फॉलो कर रहे हैं। उनके घरों में दरवाजे होती थी, खिड़कियाँ होती थी, और उन्होंने ईंट का प्रयोग किया था। सोचिए उस ज़माने में वो लोगों ने ईंट का प्रयोग किया था। और जो बर्तन वो लोग यूज करते थे, तो वो लाल कलर की मिट्टी का बर्तन होता था और उस पर ब्लैक कलर में जो है डिज़ाइन बना रहता था। तो ये पूछ देता है कभी कभी कि, क्योंकि जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता के बाद फिर वैदिक सभ्यता आ जाती है, तो पूछता है कि रेड कलर का बर्तन जो है उस पर ब्लैक कलर की डिज़ाइन है, ऐसा मृदभांड इसको बोला जाता है कि मिट्टी का बर्तन है ये, तो ऐसा मृदभांड किस सभ्यता के लोगों ने यूज किया है। तो आपको ऑप्शन में ज़रूर मिल जाएगा सिंधु घाटी की सभ्यता, तो आपको उसको मार्क कर देना। ओके, चलिए अभी ये हो गया हमारा कि हम इसको नगरीय सभ्यता क्यों कहते हैं। ओके, अभी सिंधु घाटी की सभ्यता का जैसे आपको मैंने अभी दिखाया मैप में कि यहाँ पे ये चीज़ें पाई गई, यहाँ पे ये जगह है। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान कुछ छः ऐसे जगह थे जो बहुत फेमस थे, जहाँ पे सबसे ज़्यादा खुदाई हुई, जहाँ पे सबसे ज़्यादा रिसर्चेज हुए हैं और वहाँ पे सबसे ज़्यादा साक्ष्य पाए गए हैं। तो ये कौन से 6 शहर हैं, चलिए देखते हैं। 6 क्या, बहुत सारे शहर हैं,
पर ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे मोहनजोदड़ो, पहला सबसे पहला आपको ये देखने को मिलेगा। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? इसका नाम मोहनजोदड़ो है, इसका अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। यहाँ पे बहुत ज़्यादा शव पाए गए थे, हाँ, बहुत ज़्यादा टीले पाए गए थे। वो लोग टीला बनाते थे, मतलब उसको ऐसे घेर देते थे पत्थरों से, जो भी शव होता था, तो इसलिए उसको मृतकों का टीला बोला जाता था। तो मोहनजोदड़ो जो था, अब पहले हम जानते थे मोहनजोदड़ो है कहाँ, ये जानते हैं। तो ये सिंधु नदी के किनारे है पाकिस्तान में, ओके। ये पाकिस्तान में है मोहनजोदड़ो, सिंधु नदी के किनारे। इसकी खोज किसने की थी? तो मैके और मजुमदार ने की थी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछ देता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत। इसलिए ये किस लिए फेमस है? इस पे यहाँ पे बहुत बड़ा स्नानागार पाया गया था, बहुत बृहद स्नानागार। क्वेश्चन में पूछता है बृहद स्नानागार कहाँ पाया जाता, तो आपको 3-4 ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे धौलावीरा, राखीगढ़ी, बनावली, मोहनजोदड़ो। तो आपको मार्क करना है मोहनजोदड़ो, ओके। और यहाँ क्या मिला था? कांसे की मूर्ति, क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग कांसे का यूज करते थे, पीतल का, पीतल और टिन उसमें मिला रहता था, कांसे का यूज करते थे। तो वहाँ पे कांसे की मूर्ति मिली थी, नर्तकी, ठीक है। नर्तकी की मूर्ति पूछता है कहाँ पे मिली थी, तो आपको मोहनजोदड़ो मार्क करना है, ठीक है। और यहाँ पे सील मतलब मोहर वो लोग यूज करते थे, 3 मुख वाली वो जो सील मिला था, जैसे इस टाइप का कुछ ऐसे रहता है, तो उस पर एक मतलब पशुपति की मूर्ति बनी थी यहाँ पे, फिर जानवर, फिर मतलब इस तरह से बहुत सारी मुहरें बनी थी। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से मिली थी पूछ सकता है कि 3 मुख वाली सील कहाँ से मिली थी, तो कहाँ से मिली थी हमें? मोहनजोदड़ो से मिली थी, ओके। तो और मोहनजोदड़ो में शव को जलाया जाता था, मतलब सिंधु घाटी की सभ्यता के टाइम में लोग शव को या तो दफना देते थे या तो जला देते थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो होता था मोहनजोदड़ो में जो है शव को वो लोग जला देते थे, ओके, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मोहनजोदड़ो के बारे में पूरा। इसके बाहर शायद ही क्वेश्चन आए। तो हमने मोहनजोदड़ो के बारे में क्या क्या पढ़ा, एक बार रिवाइज करते हैं कि मोहनजोदड़ो में बहुत बड़ा स्नानागार पाया गया है, वहाँ कांसे की मूर्ति पाई गई है, ठीक है। वहाँ 3 मुख वाली सील पाई गई है, और वहाँ पे शवों को क्या करते थे? जलाते थे, ठीक है। और ये कहाँ पे है? तो ये सिंधु घाटी में, सिंधु नदी में, सिंधु नदी के पास है और पाकिस्तान में है, ठीक है। इंडिया में नहीं है, ये पाकिस्तान में है। इसकी खोज किसने की थी? मैके और मजुमदार ने की थी। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा मोहनजोदड़ो के बारे में सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए अभी हम कालीबंगन के बारे में देखते हैं। तो कालीबंगन जो है, कालीबंगन राजस्थान में है, ठीक है। कालीबंगन जो है राजस्थान में, मैं आपको दिखाती हूँ कालीबंगन। ये राजस्थान दिख रहा है आपको, मैप में राजस्थान है ना, तो यहाँ पे कालीबंगन है, ओके। कालीबंगन राजस्थान में है, इसलिए मैंने मैप रखा है ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाए। ये देखिए, तो कालीबंगन जो, अब पूछ सकता है कालीबंगन कहाँ पे है, तो आपने मार दिया, ठीक है, मार्क कर दिया आपने राजस्थान, ओके डन। अब किस नदी के किनारे? तो ये घग्गर नदी के किनारे है। इसमें बहुत कन्फ्यूज, मिलान करने को पूछ सकता है कि कौन सा किस नदी के किनारे, तो ये घग्गर नदी के किनारे, ठीक है। कालीबंगन घग्गर। और कालीबंगन का अर्थ क्या होता है? कालीबंगन का मतलब होता है काली चूड़ियाँ, ठीक है। तो यहाँ बहुत भारी संख्या में काली चूड़ियाँ पाई गई थी, मतलब चूड़ियों की फैक्ट्री हुआ करती थी उस टाइम में, तो इसलिए इसको कालीबंगन बोला गया है। कहाँ पे है? राजस्थान में है, ठीक। अब थोड़ा कालीबंगन के बारे में जान लेते हैं। हाँ, एक और थोड़ा अगर बहुत ज़्यादा डीप पूछ सकता है, तो कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे है, और हनुमानगढ़ जो ज़िला है राजस्थान में, वहाँ पे है ये, ठीक है। तो कालीबंगन में क्या क्या खासियत थी, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे मिली थी? तो वहाँ जुते हुए खेत मिले थे, मतलब उस ज़माने में लोग खेतों की जुताई करते थे। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे लोहे के हल नहीं होते थे, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो हैं वो लोहे से परिचित ही नहीं थे, ठीक है। लोहे के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे वो। तो ये लोग जो थे, ये मिट्टी का हल यूज करते थे खेतों की जुताई करने के लिए। और यहाँ पे नकाशीदार ईंटें पाए गए थे, मतलब ईंटें हैं, मान लीजिए ऐसे कुछ गोल ईंटें भी कहीं कहीं पाए गए, तो मतलब इसमें कुछ भी नकाशी, कुछ भी डिजाइन इस टाइप से वो लोग बनाते थे। यहाँ अग्निकुंड, यज्ञ वेदी, मतलब इससे पता चलता है कि वो लोग पूजा पाठ भी करते थे। और निचला शहर का क्या मतलब है कि कालीबंगन में क्या होता था, ये इस टाइप से कुछ
ये नीचे के लोग यहाँ पे रहते थे, मतलब जो कुछ धनाढ्य लोग, मतलब धनी लोग जो हैं वो ऊपर रहते थे ऊंचाई पर, और जो मतलब थोड़े गरीब या फिर मीडियम वर्ग के लोग हैं वो लोग यहाँ पे, श्रमिक वर्ग जो है वो लोग यहाँ पे रहते थे। तो पूछता है कभी कभी कि निचला शहर कहाँ पे देखने को मिलता है। हाँ, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है, ठीक है। तो पूछ सकता है कि निचला शहर या फिर किलों से घिरा हुआ शहर कहाँ पाया गया है, किस जगह। तो आपको क्या मार्क करना है, कालीबंगन, ठीक है। और यहाँ पे पक्की ईंटों के भवन पाए गए हैं और यहाँ भूकंप का भी साक्ष्य मिलता है। तो हमने कालीबंगन भी कवर कर लिया सब कुछ। अब थोड़ा एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा हमने कालीबंगन के बारे में। तो कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे है, राजस्थान में, और कहाँ, हनुमानगढ़ जिले के पास, ठीक है। और यहाँ पे क्या क्या मिला है, तो जुते हुए खेत मिले हैं, ठीक, नकाशीदार ईंटें मिले हैं, अग्नि कुंड मिला है, यज्ञ वेदी मिली है, मतलब वहाँ पूजा पाठ होता था। निचला शहर जो मैंने अभी आपको बताया। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ छूट गई, यहाँ पे युग्म समाधि, मतलब शवों को, एक दो लोगों की शव को, मतलब ये मान लीजिए 2 लोग की शव है तो एक ही साथ इसको दफना दिया जाता था। तो यहाँ पे युग्म समाधि का साक्ष्य मिलता है, ठीक है। और इसका मुख कैसे होता था, दक्षिण से उत्तर की तरफ, ठीक है। दक्षिण को मुख होता था और उत्तर को पैर, इस तरह से शवों को ये लोग दफनाते थे। तो पूछता है युग्म समाधि का साक्ष्य कहाँ देखने को मिलता है। तो आप क्या बताओगे कि कालीबंगन, ठीक है। तो इतना हमने पढ़ लिया। और क्या था कि यहाँ भवन देखने को मिलता है, वही पक्की ईंट का, और भूकंप के साक्ष्य मिले भूकंप के। चलिए, ये तो हमने 2 स्थान पढ़ लिया ना, एक तो मोहनजोदड़ो हो गया और एक कालीबंगन हो गया, ठीक। मैं थोड़ा धीरे धीरे पढ़ा रही हूँ, उसके लिए सॉरी। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा, अभी हड़प्पा के बारे में देखिए। हड़प्पा बहुत इम्पॉर्टेंट जगह है सिंधु घाटी सभ्यता का। इतना इम्पॉर्टेंट है कि हम इसको हड़प्पा सभ्यता भी बोल देते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता भी बोल देते हैं, ठीक है। तो अभी हम हड़प्पा के बारे में जानते हैं। ये रावी नदी के किनारे है, ठीक। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है, कहाँ पे है, तो पाकिस्तान में है, ठीक है। कहाँ पे है, पाकिस्तान में है हड़प्पा। और इसकी खोज किसने की थी, दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी, 1921 में। मैं एक बात कहूँगी कि ये आप ज़रूर से याद कर लीजिएगा, ये हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी और कब की थी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसी की खोज की गई थी, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता बोला जाता है, ठीक है। किसने किया था, दयाराम साहनी ने किया था 1921 में, ठीक है। और माधव स्वरूप वत्स और व्हीलर। देखिए ऐसा नहीं है कि एक ही बंदे ने इसकी खोज की है, बहुत लोगों ने बाद में खोज की। जैसे व्हीलर, देखिए नाम से पता चल रहा है कोई विदेशी हैं, इन्होंने खोज करी होगी थोड़ी देर बाद, थोड़े टाइम बाद। फिर ये माधव स्वरूप वत्स, इन्होंने भी खोज की थी, ठीक है। पर इम्पॉर्टेंट इसमें दयाराम साहनी का है, ठीक। यहाँ से क्या मिला था हड़प्पा से, तो हड़प्पा से हमको मोहर बहुत भारी संख्या में मिली थी। मोहर मतलब इससे पता चलता है हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है मोहर का बहुत प्रयोग करते थे। और इसकी खासियत क्या है कि जो इनके मोहर होते थे उसमें बैल, हाथी और सांड, गेंडे, इनके चित्र बने होते थे इस टाइप से। हाँ, तो ये इसकी खासियत है। तो पूछ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता में किस जगह से सबसे ज़्यादा मोहर मिली है। तो सबसे ज़्यादा मोहर आपको कहाँ से देखने को मिली है, ये मिली है हड़प्पा से, ठीक। तो हड़प्पा हमने कवर कर लिया। हड़प्पा बहुत छोटा सा है, बस दिमाग में रखिएगा कि हाँ हड़प्पा है, जो कि रावी नदी के किनारे पाकिस्तान में है। खोज किसने करी थी, तो दयाराम साहनी इंपॉर्टेंट है। 1921 में मिला क्या था, यहाँ से मोहर मिली थी भारी संख्या में, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए एक और जगह है जो सबसे इम्पोर्टेंट, लोथल। ये देखिए लोथल, इसको बंदरगाह कहा जाता है। लोथल मैं आपको दिखा देती हूँ कहाँ पे है। ये देखिए, ये गुजरात है, ये पूरा यहीं पे लोथल है, ठीक। लोथल को हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह कहा जाता था। क्यों बंदरगाह कहा जाता है, क्योंकि आप सोचिए यहाँ पे देखिए, ये पानी है, यहाँ पे इधर किनारे तो पूरा ये पानी भरा हुआ है भारत में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैप में देखा होगा आपने, ये पूरा पानी है ये सब, ठीक है। तो पानी के किनारे जो शहर है वही तो आखिर बंदरगाह का काम करेगा, यहीं पे जहाज आके उतरेगी, रुकेगी, तो यहाँ से सारा काम होगा, तो बंदरगाह यही बनेगा। आपको मैं ये इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको कभी कभी इमेज याद रह जाता है दिमाग में
तो आपको क्वेश्चन गलत ना हो जाए इसलिए बता रही हूँ। तो यहाँ पे लोथल है गुजरात के पास, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, पानी है। ये आप दिमाग में रखिएगा, आपको याद रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लोथल है। ओके, लोथल के बारे में देख लेते हैं, क्या खासियत है लोथल की। पूछता है क्वेश्चन में, जहाज़ों की गोदी किसको कहा जाता है, ठीक है। जहाज़ों की गोदी किसको कहा जाता है, किस शहर को, तो आप मार्क करेंगे आप लोथल, ठीक है। पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह कौन सा है, इंडिया में भारत का जो बंदरगाह कौन सा है, तो वो है लोथल, ठीक है। अब लोथल के बारे में देखो, लोथल गुजरात में है, ये तो आपने देख ही लिया। और किस नदी के किनारे है, भोगवा नदी के किनारे है। क्वेश्चन बनते हैं इसके, मिलान करने को आता है। तो भोगवा नदी के किनारे है, गुजरात में है। खोज किसने करी थी, रंगनाथ राव ने की थी, रंगनाथ राव ने की थी, ठीक है। ये 3 चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमको देखने को मिली हैं। क्या क्या मिला, सबसे पहला चावल का साक्ष्य कहाँ मिला है, तो लोथल में मिला है, ठीक। सबसे पहला चावल का साक्ष्य कहाँ मिला है, लोथल में मिला है। और घोड़े की अस्थियाँ, वैसे तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े का प्रयोग नहीं करते थे, कहीं पर भी ऐसा नहीं, पर यहाँ पे उस समय में कार्बन डेटिंग से जो चेक किया गया था, तो उससे पता चला था कि यहाँ पे घोड़े की अस्थियाँ भी पाई गई हैं, ठीक है। सुरकोटता जगह है वहाँ पे, वहाँ से, ठीक है। और हाँ, अभी एक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, जैसे मैंने आपको युग्म समाधि भी बताया था ना, देखिए यहाँ पर भी युग्म समाधि मिली थी, पर लोथल में 3 युग्मों की समाधि मिली थी। मतलब कि आपको ये देखिए, इस तरह से तीन जन की जो है समाधि एक ही जगह दफनाया गया है, इसलिए 3 युग्मों की समाधि इस तरह से बोली गई है, ठीक है। 3 युग्म इस तरह से होंगे, मतलब 1 2 3 इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ 3 युग्म की समाधि कहाँ पाई गई है, तो लोथल में पाई गई है, ठीक। अग्निकुंड और यज्ञ वेदी भी पाई गई, आपको याद आ गया होगा, और भी मैंने कहीं पढ़ाया था। अग्निकुंड यज्ञ वेदी कहाँ पढ़ाया था, हाँ ये रहा। अग्निकुंड और यज्ञ वेदी हमने कालीबंगन में भी देखा था, देखिए यहाँ पे। और हाँ, यहाँ बस एक सिंगल युग्म समाधि मिली थी, पर यहाँ पे 3 युग्मों की समाधि देखी गई थी, ठीक है। और पूछ लेता है, जैसे यहाँ पे बताया है कि 100 का जो डायरेक्शन था वो कैसे था, तो उसमें मैंने क्या बताया था, दक्षिण से उत्तर की तरफ था। पर लोथल में जो है, जो 100 दफनाए गए थे, उनका क्रम कैसा था, पूरब से पश्चिम की तरफ, ठीक है। उनका क्रम कैसा था, पूरब से पश्चिम की तरफ था लोथल में, ठीक। और क्या पाया गया है वहाँ पे, क्या खासियत है, हाथी दांत। एक बार हम कवर कर लेते हैं इसको एक बार से। तो लोथल जो है कहाँ पे है, पहली बात तो ये गुजरात में है, ठीक है। भोगवा नदी के किनारे है, और इसको क्या कहा जाता है, जहाज़ों की गोदी कहा जाता है, लघु हड़प्पा भी कहा जाता है, ठीक है। इसकी खोज किसने करी थी, रंगनाथ राव ने की थी। यहाँ पे क्या क्या मिला है, तो मनके का कारखाना, मनका जैसे ना आप माला वाला देखे होंगे, इस तरह से देखिए, इस तरह से रहते, तो बीड जो लगी रहती है ना, इस टाइप से, उन्हीं को बीड्स को मनका बोला जाता है। तो वहाँ पे मनके बनाए जाते थे, ठीक है। उस ज़माने के लोग भी जो है अपना, मतलब जो भी है अपना ज्वेलरी वगैरह के लिए उसको यूज करते थे इस तरह से। तो उसके लिए मनके का कारखाना लोथल में पाया। क्या क्या पाया गया, मनके का कारखाना पाया गया। ये चनहुदड़ो एक जगह है, वहाँ पर भी मनके का कारखाना पाया गया है, ठीक है। और यहाँ क्या पाया गया, सबसे पहला चावल का साक्ष्य, घोड़े की अस्थियाँ पाई गई हैं सुरकोटदा नामक जगह पे। और 3 युग्म वाली समाधि, ध्यान रखिएगा, युग्म समाधि पूछ सकता है या 3 युग्म की समाधि। तो युग्म समाधि हमारी कहाँ पाई गई है, कालीबंगन में, ठीक है। युग्म समाधि कहाँ पाई गई है, तो कालीबंगन में पाई गई है। और 3 युग्मों की समाधि जो है लोथल में पाई गई है, ठीक है। और जो कालीबंगन में जो समाधि थी, उनका जो क्रम कैसा था, वो दक्षिण से उत्तर की तरफ था, ठीक है। पर यहाँ पे कैसा है, पूरब से पश्चिम की तरफ। आई होप आपको क्लियर हो रही होंगी चीज़ें। और यहाँ पे हाथी दांत, मतलब ये लोग क्या करते थे, हाथी दांत का व्यापार करते थे, तो हाथी दांत के भी साक्ष्य यहाँ से मिले, ठीक। तो हमने कवर कर लिया लगभग बहुत सारे जो सबसे फेमस शहर थे हड़प्पा सभ्यता के, उसको हमने कवर कर लिया। अब देखते हैं जो बची चीज़ें हैं, और भी कुछ खासियत हैं जो हड़प्पा सभ्यता की, देखते हैं।
देखिए इनका रहन सहन देख लेते हैं। एक मिनट, सॉरी। हड़प्पा सभ्यता का रहन सहन देखिए अगर, तो देखिए ये लोग गेहूँ और जौ का सबसे ज़्यादा प्रयोग करते थे। तो इनकी मुख्य फसल क्या होती थी? गेहूँ और जौ होती थी। और ये मिट्टी से बनाया हुआ हल का यूज करते थे। ठीक है, और पूछ सकता है मिट्टी से बने हुए हल का प्रथम साक्ष्य कहाँ पे मिला था? ठीक है, तो प्रथम साक्ष्य कहाँ मिला था? बनमाली में मिला था। और यहाँ पे जो है ये लोग क्या करते थे? शव को जलाते भी थे, गाड़ते भी थे। और ये जो है आने जाने के लिए क्या यूज करते थे? तो भैंस गाड़ी और बैलगाड़ी, ठीक है, जानवरों का प्रयोग करते थे ये आने जाने के लिए। ठीक, और हम ज़रा देखते हैं, ये लोग लोहे से बिल्कुल भी परिचित नहीं थे। ये मैं बार बार मेंशन कर रही हूँ कि ये लोहे से बिल्कुल भी परिचित नहीं थे। ये जानते थे तो कांस्य के बारे में जानते थे। ठीक है, कांस्य के बारे में जानते थे। ठीक है, और ये तलवार वगैरह के बारे में कुछ नहीं जानते थे। ये मनोरंजन के लिए क्या करते थे? पशुओं की लड़ाई कराते थे, मतलब वो जो भी है, और चौपड़ खेलते थे, मछली पकड़ते थे, शिकार करते थे, चौपड़ पासा, ये सब जो खेल ये लोग मनोरंजन के लिए खेलते थे। अच्छा, शहद जो है मीठे के लिए यूज करते थे। ठीक है, और कौन कौन से कपड़े पहनते थे? तो सूती और ऊनी कपड़े पहनते थे। ठीक है, सूती और ऊनी कपड़े ये पहनते थे। ठीक, तो ये हो गई इनकी कुछ खासियत। और हम ज़रा देख लेते हैं, मैंने कुछ मैप में मेंशन किया। देखिए ये गुजरात में एक जगह है धौलावीरा। धौलावीरा फेमस था यहाँ के बेस्ट वाटर मैनेजमेंट के लिए, मतलब यहाँ जल प्रबंधन बहुत अच्छा था। क्वेश्चन में पूछ सकता है कि हड़प्पा के किस स्थल पे सबसे अच्छा जल प्रबंधन था? तो वो कौन सा होगा? धौलावीरा होगा। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पे देखिए बलूचिस्तान जो मैंने बताया था ना कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी छोर सुख्तांगडोर दास्क नदी के किनारे बलूचिस्तान। तो बलूचिस्तान में हमारा सीप चूड़ियों का नगर इसको बोला जाता था। तो यहाँ पे सीप की बहुत ज़्यादा चूड़ियाँ बनाई जाती थी। उसका बहुत बड़ा क्या था? फैक्ट्री वगैरह था। ये फेमस था बलूचिस्तान किस लिए? सीप की चूड़ियों के लिए। ठीक है, अभी हम देखते हैं, ये पंजाब है। पंजाब में एक जगह है रोपड़। अब मैंने अभी आपको एक दो जगह बताया था कि शव को कैसे दफनाया जाता था, किस डायरेक्शन में। इसी तरह से यहाँ पे जो शव को किस डायरेक्शन में दफनाया जाता है? वेस्ट टू ईस्ट। ये लोग दफनाते थे, मतलब कि पश्चिम से पूर्व की तरफ। तो आपको याद आ जाना चाहिए कि पूर्व से पश्चिम की तरफ कहाँ पे दफनाया जाता था शवों को। ठीक है, अब यहाँ पे मृदभांड जो होते थे, मतलब मृदभांड का मतलब मिट्टी का बर्तन जो है, मिट्टी का बर्तन यहाँ पे कैसा होता था? यहाँ पे मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं, तांबे की कुल्हाड़ी पाई गई हैं, और तांबे के बाड़ वगैरह, मतलब तांबे के एक तरह से अस्त्र वगैरह पाए गए हैं यहाँ पे। ठीक है, कहाँ पे? तो पंजाब के रोपड़ में पाए गए हैं। डन, अब देखते हैं आगे। अब ये मैंने एक और जगह है बहुत ज़्यादा फेमस है, पूछ सकता है क्वेश्चन में कि भारत में सबसे बड़ा जो है हड़प्पा स्थल कौन सा है? तो वो है हमारा हरियाणा का राखीगढ़ी। ठीक है, हरियाणा का राखीगढ़ी बहुत बड़ा स्थल है, सबसे बड़ा स्थल है, माने तो सबसे बड़ा स्थल है हड़प्पा सभ्यता का। ठीक है, हरियाणा का राखीगढ़ी, क्वेश्चन आ सकता है इस पर। और हरियाणा में ही जो है बनावली भी है। तो बनावली किस लिए फेमस है? यहाँ पे जो रोड होते थे वो स्टार क्रॉस करते थे, मतलब रोड जो है एक दूसरे से जो है स्टार की तरह से एक दूसरे को क्रॉस करके जाते थे। तो पूछ सकता है स्टार क्रॉस रोड, मतलब हिंदी में, सॉरी मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या बोली इसे, बट आप समझ सकते हैं। तो स्टार क्रॉस रोड हमको कहाँ देखने को मिलता है? वो है बनावली। ठीक है, बनावली कहाँ है पूछ सकता है, तो ये हरियाणा में है। ओके, तो ये हमने हड़प्पा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख ली, और भी कुछ चीज़ें बची हुई हैं, तो हम देखते हैं इसको। हड़प्पा के, अब देखिए हड़प्पा से पहले प्राक हड़प्पा संस्कृति जो थी उसको क्या बोला जाता था? तो झोकर झाकर संस्कृति। ये पूछ सकता है कि प्राक मतलब पहले की है कि बाद की है। ठीक है, तो ये प्राक संस्कृति थी, झोकर झाकर संस्कृति। ठीक है, झोकर झाकर संस्कृति थी, प्राक हड़प्पा संस्कृति है।
सिंधु सभ्यता जो थी, सिंधु में कुछ उद्योग बहुत फेमस थे, जैसे कि सिंधु सभ्यता के टाइम में कपड़े का उद्योग, मोहर का उद्योग, और जो मोहर है वो सेलखड़ी की पत्थर से बनाई जाती थी। कुछ पत्थर होते थे, सेलखड़ी वगैरह उसका नाम था। तो सेलखड़ी के पत्थर से क्या होती थी, मोहर बनाई जाती थी। और मोहर पे कैसे निशान होते थे, एक श्रृंगी बैल का निशान होता था। ठीक है, एक श्रृंगी बैल का निशान होता था। एक श्रृंगी बैल बोले तो इस टाइप से कुछ होता होगा, ऐसे कुछ करके ये मुहर पे इस तरह से निशान होता था। ठीक है, ये लगाते थे ये लोग। अब मुहर का यूज किस लिए करते थे मैं थोड़ा बता देती हूँ। व्यापार के लिए यूज करते थे ये लोग मुहर का, इतना डीप में नहीं पूछना चाहिए। चलिए, और भी सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें, जिसके उपनाम जिसे देख लेते हैं। इनको हम हड़प्पा सभ्यता भी बोल सकते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी बोलते थे। क्यों बोलते थे, क्योंकि सबसे पहले यहीं पे खुदाई हुई थी, इसी के बारे में मालूम चला था। हड़प्पा शहर के बारे में पता चला था, हड़प्पा जगह के बारे में पता चला था। किसने खोज करी थी, अभी मैंने बताया था, दयाराम साहनी ने। ठीक है, दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। ठीक है, और सिंधु घाटी के लोग जो थे वो मातृ देवी की पूजा करते थे। इससे ये भी मालूम चलता था कि ये लोग मातृ सत्तात्मक थे। और अगर क्वेश्चन में आ जाए कि मूर्ति पूजा के साक्ष्य मिले हैं क्या हड़प्पा सभ्यता में, तो मिले हैं, क्योंकि ये लोग मातृ देवी की मूर्ति रखते थे, उसकी पूजा करते थे। ठीक है, हाँ, अभी मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा में एक क्वेश्चन आता है बार बार, जैसे कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो है, ये दोनों के दोनों जो हैं, ये दोनों जो है रावी नदी के ही किनारे हैं। तो इससे क्वेश्चन क्या बनता है, पर आपको याद रखना है कि रावी नदी के दाएं साइड में मोहनजोदड़ो है और बाएं साइड में जो है हड़प्पा है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या करता है, हेर फेर कर देता है, वो बोल देगा कि दाएं साइड में हड़प्पा है और बाएं साइड में मोहनजोदड़ो है। तो नहीं, आपको कंफ्यूज नहीं होता है। कोई भी ट्रिक बना सकते हैं, जैसे कि राइट आर्यम याद रख लो आप। ठीक है, और लेफ़्ट से LH याद रख लो। LH बोले तो लेफ़्ट से हड़प्पा और राइट से मोहनजोदड़ो। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। मतलब मैं एक ट्रिक बता रही हूँ कि आपको, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाता है इसमें। ठीक है, हाँ, जैसे कि अब हड़प्पा सभ्यता के समय में ही, ठीक, हड़प्पा सभ्यता जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ इंडिया के आसपास के एरिया में, फिर पाकिस्तान के आसपास के एरिया में जो है हड़प्पा सभ्यता चल रही है। पर अगल बगल के देशों में, जैसे चाइना है, हाँ, और भी दूर दराज के देशों में, विदेशों में क्या संस्कृति चल रही होगी, तो जो नील नदी है, ठीक है, जो नील नदी है, वहाँ पे हमारी मिस्र सभ्यता का विकास हो रहा था उस समय। क्वेश्चन बस यही बनता है कि मिस्र सभ्यता जो है वो किस नदी के किनारे पनपी थी, किस नदी के किनारे उसका उद्गम हुआ था। तो आपको बड़ा सिंपल याद रखना है, नील नदी। ठीक है, नील नदी आपको याद रखनी है। नील नदी के किनारे जो है मिस्र सभ्यता का उदय हुआ था, विकास हुआ था। ठीक है, देखिए, एक जो मेसोपोटामिया में एक जगह है, जो मेसोपोटामिया, वहाँ के किसी अभिलेख में मेलुहा शब्द, ठीक है, मेलुहा शब्द मिला है। तो पूछता है मेलुहा शब्द जो है वो किस चीज़ के लिए यूज किया गया है, किस हड़प्पा स्थल के लिए यूज किया है। तो वो मेलुहा शब्द का जो है यूज है, जो है मोहनजोदड़ो के लिए यूज किया गया था। ठीक है, मेलुहा शब्द जो है हमारे हड़प्पा संस्कृति के लिए यूज किया गया था। ठीक है, ये सॉरी मैंने बोल दिया कि किस शहर के लिए नहीं, ये मतलब मेलुहा का अर्थ है कि पूरी हड़प्पा संस्कृति। मेसोपोटामिया के किसी अभिलेख में लिखा है मेलुहा का अर्थ है सिंधु सभ्यता। ठीक है, वो लोग हमारी सिंधु सभ्यता को मेलुहा के नाम से जानते थे। ठीक है, ओके, सॉरी, हाँ, और भी एक दो फैक्ट बचे, जैसे कि टेराकोटा का मतलब आप जानते हैं, वो लोग जो है आग में पकी हुई मिट्टी की मूर्तियाँ, खिलौने, ये सब बनाते थे, उसको टेराकोटा कहा जाता था। ठीक है, पूछ सकता है टेराकोटा की बहुत ज़्यादा प्रचलन टेराकोटा किस में देखा गया है, किस संस्कृति के दौरान देखा गया है, तो वैदिक का ऑप्शन दे सकता है आपको। ठीक है, हड़प्पा का भी दे सकता है। तो उसमें किस में देखा गया है, ये हड़प्पा में देखा गया है, मुहर। और हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे बनेगा, 1 मिनट में दिखाते हैं आपको कि हड़प्पा के टाइम में जो मुहरें मिली थी, वहाँ उसमें किस जानवरों का यूज
पूछेगा नहीं किया गया है, तो वो है गाय और घोड़ा। गाय और घोड़ा तो बिल्कुल भी नहीं यूज किया गया है, और ऑप्शन में यही डाल के देता है, क्योंकि घोड़े की अस्थि पंजर मिली है तो हम कन्फ्यूज आते हैं कि नहीं नहीं घोड़ा तो यूज ही होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो हाथी, गेंडा, बाघ, हिरण और भेड़ा, इन जानवरों का उन्होंने यूज किया है अपने मोहरों में, ठीक है, और मूर्तियों में। ये सब यूज किया है। किसका किसका यूज किया है? तो हाथी है, गेंडा है, बाघ है, हिरण है, भेड़ा है। जो यूज किया गया है उसको आप याद कर लेंगे तो ना, मतलब जो नहीं यूज किया गया वैसे आप एलिमिनेट कर लेंगे, ठीक है। तो हाथी, गेंडा, बाघ, हिरण और भेड़ा का यूज किया गया है। और पिगट एक जगह है जो हड़प्पा और मान लीजिए ये मोहनजोदड़ो है, ठीक है, एक मिनट, ये मान लीजिए मोहनजोदड़ो है, ये हड़प्पा है, तो ये पिगट कोई जगह है जो कि इन दोनों को कनेक्ट करती है, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है कि पिगट किन को कनेक्ट कर सकती है। बहुत सारे ऑप्शन है कि राखी गढ़ी है, हड़प्पा है, ये है वो है, पर आपको याद रखना है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा है। तो ये थी आज की वीडियो लेक्चर। मैंने कोशिश करी है कि मैं आपको पूरी चीज़ें कवर कर पाऊँ चीज़ें, बट अगर कोई मिस्टेक हुई हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन। एंड ये था आज का पूरा लेक्चर, और इसके बाद मैं अगला जो टॉपिक है वो भी कवर करूँगी, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए और अपने टाइम का पूरा यूज करिए, और प्लीज़ PYQ तो बिल्कुल मत भूलिएगा। PYQ देखने से आपको आइडिया लगेगा कि हमारी तैयारी कहाँ तक है, हमें और क्या चीज़ें कवर कर लेनी चाहिए, ठीक है। तो PYQ ज़रूर देखें। ओके, थैंक यू सो मच।